Hello guys, welcome to Study IQ. So दोस्तों today we are going to talk about why national movement did not adopt revolutionary way. Recently I was listening to one podcast and ये podcast में डिबेट चल रहा था कि रेवोल्यूशन अगर इंडिया में होता तो क्या चीज़ें चेंज हो सकती थी एंड एवरीथिंग वाज पेंटेड इन अ वेरी वेरी गुड मैनर कि अगर रेवोल्यूशन होता इट वुड हैव बीन मोर बेनिफिशियल. पीसफुल नेशनल मूवमेंट का तो कोई फ़ायदा इंडिया को नहीं हुआ है एंड दैट्स आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो. आज के टाइम पीरियड में अगर हम बात करते हैं तो लोकल लेवल पे ये बहुत ज़्यादा मिसनोमर इंडिया में आपको दिखाई देगा कि नेशनल मूवमेंट ये पीसफुल नहीं होनी चाहिए थी, रेवोल्यूशनरी होनी चाहिए थी. रेवोल्यूशन होता तो परहैप्स इट वुड हैव बीन अ बेटर वे एंड रेवोल्यूशन होता तो इंडिया में बहुत सारी कुछ अच्छी चीज़ें होती. सो वी नीड टू कैरी आउट दैट इंक्वायरी कि वेदर दैट रेवोल्यूशन वुड हैव बीन बेनिफिशियल फॉर आवर कंट्री. अगर नेशनल मूवमेंट के हमारे फाउंडिंग फादर जैसे नौरोजी हो सकते हैं, गांधी हो सकते हैं, पटेल हो सकते हैं, इवन नेहरू हो सकते हैं या फिर इवन इनिशियल टाइम पीरियड में सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं. इफ़ दे हैड अडॉप्टेड पीसफुल नेशनल मूवमेंट देन वो क्यों किया उन्होंने एंड वाई रेवोल्यूशन वॉज नेवर अडॉप्टेड एज अ वे ऑफ द नेशनल मूवमेंट. यही आज हम लोगों को जो इंक्वायर करना है. सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ रेवोल्यूशन. हमको ये भी देखना पड़ेगा कि रेवोल्यूशन मोडस ऑपरेंडी क्या होती है, तरीका क्या होता है. फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी मोमेंट इंडिया में चली वो कहाँ पे चली एंड फाइनली वी आर गोइंग टू कैरी आउट दैट इंक्वायरी कि रेवोल्यूशनरी वेज इंडिया की नेशनल मूवमेंट ने कभी अडॉप्ट ही क्यों नहीं किया. तो लेट्स एंटर इनटू दिस डिबेट, वी कैन से दैट, एंड कैरी आउट अ रैशनल एनालिसिस ऑफ दिस डिबेट. सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द रेवोल्यूशन. अगर जनरली मैं बाहर जाके पूछूं कि रेवोल्यूशन क्या होता है तो लोगों का यही कहना आएगा कि रेवोल्यूशन मतलब अंग्रेज़ों का राज हम लोग भगा देंगे. बट दैट इज़ नॉट वॉट रेवोल्यूशन इज़ अबाउट. रेवोल्यूशन का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, तो इट इज़ सडन ऑनसेट ऑफ इवेंट. दैट विल radically alter political, social, economical and cultural scenarios of your country. तो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल सिनेरियोज ऑफ योर कंट्री अगर अल्टर हो रहे हैं देन ओनली यू कैन कॉल इट एज अ रेवोल्यूशन. जैसे पूरी दुनिया में बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए. आपने कभी अमेरिकन रेवोल्यूशन सुना होगा. अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑकर्ड इन बिटवीन 1776 टू 1783. ये रेवोल्यूशन है. वाई इट वॉज अ रेवोल्यूशन? बिकॉज मोनार्की के जगह डेमोक्रेटिक कंट्री आ गई. इकोनॉमी में आप देखोगे तो फ्यूडल इकोनॉमी के जगह पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी आ गई. सोसाइटी में देखोगे तो क्रिश्चियन रिलीजियस लॉज के जगह पे सेक्युलर लॉज आ गए. एंड अगर कल्चरली आप देखोगे तो होमोजेनस सोसाइटी से कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी, हेट्रोजेनस सोसाइटी में अमेरिका कन्वर्ट हो गया. सिमिलरली आपने कभी ना कभी तो फ्रेंच रेवोल्यूशन सुना होगा. 1789 टू 1799 इस द रफ टाइम पीरियड. रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 हो सकता है या फिर चाइनीज़ रेवोल्यूशन ऑफ 1949 हो सकता है. सब जगह पे आपको ये रेडिकल चेंजेस दिखाई देंगे ही देंगे. जैसे रशियन एज वेल एज चाइनीज़ रेवोल्यूशन वेयर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन. एंड अगर वो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है तो दोनों कंट्री के जो अर्स्टवाइल गवर्नमेंट है, मोनार्की इन रशिया एंड आफ्टर फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन गवर्नमेंट ऑफ चाइना, ये कोलैप्स हो गए एंड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गया. सो पॉलिटिकल चेंजेस वेर देयर. सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो दोनों, लेनिन जिन्होंने रशियन रेवोल्यूशन किया, माओ जेडोंग जिन्होंने चाइनीज़ रेवोल्यूशन किया, दे ट्राइड टू एनाहिलेट रिलीजन ऑफ देयर कंट्री. वैसे फिर इकोनॉमी की अगर बात करते हैं तो दोनों, लेनिन एंड माओ जेडोंग, दे ट्राइड टू अरेडिकेट कैपिटलिज्म ऑफ देयर कंट्री. दोनों कंट्री में फ्यूडल कैपिटलिस्टिक सिस्टम थे, उसको इरेडिकेट करके इक्वालिटी आप करने चले गए. तो आपको अगेन पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिकल सिनेरियोज में जो है मैसिव चेंजेस दिखाई देंगे. एंड दैट इज़ व्हाट रेवोल्यूशन इज़ ऑल अबाउट. सबसे पहले तो आपको ये चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंटली याद रखनी है. जब आप ये समझोगे तभी तो जाके आपको पता चलेगा कि दादा भाई नौरोजी या फिर गांधी या फिर पटेल या फिर नेहरू या फिर बोस इन द इनिशियल टाइम पीरियड रेवोल्यूशन कभी इंडिया में क्यों नहीं चाहते थे. बिकॉज उनको पता था कि इंडिया में रेवोल्यूशन होगा तो यू कैन नॉट कन्फाइन इट ओनली टू द पॉलिटिकल फील्ड ना. फिर सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल सिनेरियोज में भी उतने ही मैसिव चेंजेस आपको करने पड़ेंगे. चलो ये रही एक बात कि व्हाट इज़ रेवोल्यूशन. बट फिर रेवोल्यूशन का एक और एंगल भी है ना.
हमने क्या देख लिया, बट हमको ये भी देखना है कि व्हाट इज़ द वेज एंड मीन्स अडॉप्टेड बाय द रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशन की एक मोडस ऑपरेंडी भी आपको पता होनी चाहिए। मोडस ऑपरेंडी का मतलब है इनके काम करने का तरीका, एंड मोडस ऑपरेंडी जो काम करने का तरीका होता है, दैट इज़ वेज एंड मीन्स दैट दिस पीपल हैव अडॉप्टेड, उसके ऊपर भी हम लोगों को काफ़ी इलैबोरेट चर्चा फिर करनी पड़ेगी। सबसे पहले एंड सबसे फॉरमोस्ट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इनकी मोडस ऑपरेंडी 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर के ऊपर हमेशा चलती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दे ऑलवेज बिलीव्ड इन पॉलिटिकल असैसिनेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, दे विल बिलीव इन डकैतीज, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दे आर ऑल्सो गोइंग टू बिलीव इन द मिलिट्री कॉन्स्पिरसी। ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट हम लोगों को हमेशा से ही दिखाई देते हैं इन द रेवोल्यूशनरीज ऑफ इवन आवर कंट्री। इनफैक्ट रेवोल्यूशन के तरीके अगर किसी ने इनिशियल टाइम पीरियड में देखे रखे थे तो ये तरीके हम लोग को दिखाई देता है गारिबाल्डी, मज़ीनी, जिन्होंने इटालियन रेवोल्यूशन कैरी आउट करने की कोशिश की थी। सक्सेसफुल तो नहीं हुआ वो, बट कोशिशें तो थी। इंडिया में ये तरीके लेके आने का काम कहीं ना कहीं तो हमको दिखाई देता है कि सावरकर जी ऑनवर्ड हुआ। जैसे मैज़ीनी का एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था यंग इटली, स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने भी इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन निकाल के रखा था, दैट इज़ यंग इंडिया और अभिनव भारत, जिसको संस्कृत में बोला जाता है। एंड सावरकर वॉज ऑलवेज हैवीली इन्फ्लुएंस बाय मैज़ीनी, एंड दैट्स कहीं ना कहीं तो उनसे ही इंडिया में ये रेवोल्यूशनरी वेव जो आने चालू हो गए। आइडिया इज़ प्लेन एंड सिंपल। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके कंट्री में जो जुल्मी ऑफिसर है, जिन लोगों ने जुल्म लोकल लेवल पे करके रखे हुए हैं, कोई ना कोई तो एट्रॉसिटीज़ लोकल लेवल पे कैरी आउट करके रखी है, उनका पॉलिटिकल असैसिनेशन आपको करना है। आइडिया इज़ वेरी प्लेन एंड सिंपल कि इनका असैसिनेशन होगा तो लोगों के दिमाग के ऊपर से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का डर है वो चला जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग होती है फिर डकैती। डकैती आप क्यों कैरी आउट करते हो, तो डकैती कैरी आउट करने के पीछे का रीज़न रहा है कि आपको हथियार जमा करने हैं। अब लोग इंस्पायर हो चुके हैं तो लोगों को हथियार भी तो चाहिए ना, इन ऑर्डर टू कैरी आउट रेवोल्यूशन। वो हथियार देने का काम करेगा कौन, आप ही को करना पड़ेगा। एंड दैट्स इन ऑर्डर टू परचेस आर्म्स एंड एमिनेशन यू नीड टू हैव डकैतीज। डकैतीज में ही फिर पैसा आता है। एंड फाइनली देयर इज़ अ मिलिट्री कॉन्स्पिरसी कि आपने पहले असैसिनेशन कैरी आउट किया, लोगों के दिमाग में से टेरर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का निकाल दिया। देयर आफ्टर आपने उनको आर्म्स एंड एमिनेशन दिए, बट फिर इंटरनेशनल लेवल पे आपको रिकॉग्निशन भी तो चाहिए। एंड ब्रिटिशर्स जैसा फॉर्मिडेबल एनिमी अगर आपके एरिया में आके बैठा हुआ है तो वो एनिमी से लड़ने की आप में ताकत भी चाहिए, वो मिलिट्री कॉन्स्पिरसी से ही आएगी। एंड दैट्स अ रेवोल्यूशनरी वेज में आपको मिलिट्री कॉन्स्पिरसी भी दिखाई देती है। एक एक करके बात करेंगे। जैसे पॉलिटिकल असैसिनेशन की बात करें तो कुछ फेमस पॉलिटिकल असैसिनेशन आपको दिखाई देते हैं। जैसे अनंत कान्हेरे का असैसिनेशन, अनंत कान्हेरे के हाथ में कलेक्टर जैक्सन ऑफ नासिक है, उनका असैसिनेशन। या फिर यू कैन टॉक अबाउट दिस वन दैट इज सॉन्डर्स वॉज किल्ड बाय भगत सिंह। या फिर यू कैन इवन टॉक अबाउट प्लेग कमिश्नर ऑफ पूना हु वॉज किल्ड बाय चाफेकर ब्रदर, और ये बेसिकली रैंड, प्लेग कमिश्नर का नाम रैंड हुआ करता था, उसका असैसिनेशन। तो अलग अलग जगह पे आपको ये असैसिनेशन दिखाई देंगे। करझन विली का असैसिनेशन आपने कभी ना कभी तो सुना होगा। दिस वन दैट इज जनरल ओडवेयर का असैसिनेशन जो लंदन में उधम सिंह ने कैरी आउट किया, ये आपने देखा होगा। तो इंडिविजुअल असैसिनेशन के ऊपर रेवोल्यूशन हमेशा यकीन रखता है। जब आप ये असैसिनेशन कैरी आउट करोगे तो इन योर ओपिनियन कि लोगों के दिमाग में अब अंग्रेज़ों का डर चला गया, पीपल आर इंस्पायर्ड, एंड इंस्पायर होने के बाद हमको चाहिए हथियार। हथियार के लिए फिर डकैतीज भी होती है। जैसे आपने कभी ना कभी तो काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरसी केस के बारे में सुना होगा। काकोरी की ट्रेन लूटने की कोशिश करके रखी हुई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने। या फिर इवन यू कैन टॉक अबाउट बर्रा डकैती जो 1908 में कैरी करके रखी थी डेक्का अनुशीलन समिति ने। ये डकैती कैरी आउट करने के पीछे का रीज़न प्लेन एंड सिंपल है कि आप लोकल लेवल पे लोगों को हथियार प्रोवाइड करना चाहते हैं, एंड फॉर दैट पर्पज यू नीड दैट मनी। एंड ऑब्वियसली तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज अ मिलिट्री कॉन्स्पिरसी। तो मिलिट्री कॉन्स्पिरसी में ब्रिटेन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जर्मनी है। एंड ऐसा जर्मनी के साथ आपका काफ़ी अच्छा खासा अलायंस रहेगा ही रहेगा। जैसे जिमरमैन प्लान वॉज देयर जो 1915 में एग्जीक्यूट करने की कोशिश की थी जिमरमैन ने, हु वॉज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जर्मनी बैक देन। एंड फिर सेकंड और लेटर ऑन यू कैन क्लियरली सी कि सुभाष चंद्र बोस एडोल्फ हिटलर के साथ आपको हमेशा दिखाई देंगे। सुभाष चंद्र बोस इनिशियल टाइम पीरियड में एक पीसफुल लीडर थे, लेटर ऑन ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू रेवोल्यूशनरी लीडरशिप, वी कैन से दैट। एंड दिस इज समथिंग दैट इज मोडस ऑपरेंडी ऑफ द रेवोल्यूशनरी।
इसमें भी आपको एक चीज़ दिखाई देगा कि देयर इज़ अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ द वायलेंस दैट इज इन्वॉल्व। ये भी परहैप्स एक रीज़न रहा ही है ना कि वाई नेशनल मूवमेंट डिड नॉट अडैप्ट दिस पर्टिकुलर मोडस ऑपरेंडी। बट इन एनी वेज, जब हम लोगों ने देखा है कि रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी क्या है, रेवोल्यूशनरी मोडस ऑपरेंडी क्या है, तो हमको एक और चीज़ देखना पड़ेगा कि रेवोल्यूशन एग्जैक्टली इंडिया में हुए नहीं हुए, इसकी कोशिशें की गई या नहीं की गई। तो एक्चुअल में कोशिशें की गई है। अगर हम बात करते हैं रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया, तो हम लोगों को रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के दो फेस इंडिया में दिखाई दिए हैं। एक फेस वन है जो 1905 से लेकर रफली 1900 से ही पकड़ के चलो 1915 तक चला, एंड देन देयर इज फेस टू जो बाय एंड लार्ज 1922 से लेके 1935 तक चला। बहुत जगह पे डेट आपको 1932 भी दिखाई देगी, बट फिर 1935 का एक रैशनल बेसिस है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1935 तक एक्टिव रहा है इन पंजाब वाला एरिया। एक एक करके बात करेंगे। अगर हम लोग फेस वन की बात करते हैं तो हमको बंगाल के साइड में एंड आफ्टर महाराष्ट्र के साइड में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का पीक दिखाई दिया है। जैसे बंगाल में यही टाइम पीरियड में युगांतर ग्रुप बना हुआ था या फिर अनुशीलन समिति बनी हुई थी। युगांतर ग्रुप, अनुशीलन समिति, इसमें अनुशीलन समिति प्रमोथा मित्तर ने बनाई थी। युगांतर ग्रुप वाज क्रिएटेड बाय औरोबिंदो घोष, बट ओवर अ टाइम पीरियड ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन औरोबिंदो घोष के अंडर ही आए हुए थे। एंड अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं तो हमें मित्र मेला एंड मित्र मेला लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू अभिनव भारत, ये एक बड़ा रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है। ऑब्वियसली ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने का काम स्वतंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर जी ने किया हुआ था। तो फेस वन की अगर हम बात करते हैं तो बंगाल एज वेल एज महाराष्ट्र वाले एरिया में हमको एक काफ़ी पीक लेवल का रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी दिखाई दिया है। इन्होंने ही लोकल लेवल पे मल्टीपल एक्टिविटीज़ करके रखी थी। जैसे महाराष्ट्र के साइड की अगर हम बात करते हैं तो फिर मर्डर ऑफ जैक्सन और कलेक्टर थे, कलेक्टर जैक्सन ऑफ नासिक, जो अनंत कार्नेरे ने कैरी आउट करके रखा था। एंड अगर हम लोग युगांतर अनुशीलन की बात करें तो जो बर्रा डकैती की मैंने बात बताई वो अनुशीलन समिति ने कैरी आउट करके रखा था। उनका एक रीजनल ब्रांच था ढाका अनुशीलन समिति, जिसके चेयरपर्सन हुआ करते थे पुलिन दास, उन्होंने किया था। एंड वैसे ही वी कैन से दैट कि युगांतर ग्रुप के मेंबर रहे हैं प्रफुल्ल चाकी, सचिन सन्याल, जिन्होंने जज किंग्सफोर्ड के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट करने की कोशिश की। उसके ऊपर तो लेटर ऑन एक फेमस अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस भी हुआ है। नॉनथलेस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज अगर हम लोग बात करते हैं तो इट इज औरोबिंदो घोष इन दैट साइड एंड ऑब्वियसली फिर स्वतंत्रवीर सावरकर इन दिस पर्टिकुलर साइड। बट फिर फेस वन में ही हम लोगों को कुछ एक इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल भी दिखाई दिए हैं। आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल मतलब ये फेस वन की मूवमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो बाय एंड लार्ज हिस्टोरियन एग्री कि फेस वन रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म जो है इंडिया का हमेशा राइट विंग डोमिनेटेड रहा है। राइट विंग डोमिनेटेड मतलब इसमें धर्म का एक्सेसिव होल्ड हमको दिखाई दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग औरोबिंदो घोष की अगर बात करते हैं तो औरोबिंदो घोष ने ही सबसे पहले भारत माता का कंसेप्ट इंडिया में लाया था। अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1904 में जब सबसे पहले भारत माता की पेंटिंग निकाली थी, ही ड्रू इट फॉर औरोबिंदो घोष। औरोबिंदो घोष का कंसेप्ट है भारत माता, एंड भारत माता कंसेप्ट अगर आप देखोगे तो इट इज़ हमेशा एंटी इस्लामिक, बिकॉज इस्लामिक रिलीजन में भगवान होते ही नहीं हैं, भगवान एक ही है, दैट इज़ अल्लाह। एंड अगर उसके कंपैरिजन में आप किसी को ला के रखोगे तो वो लोग नेशनल नहीं बनने वाले हैं। दैट्स अ होल टुगेदर अनदर टॉपिक, कभी लेटर लेक्चर्स में उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। वैसे ही सावरकर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ही इज़ अ हिंदू आइडियोलॉग वी कैन से। सावरकर जी ने ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, हिंदू हु वेर दे, ऐसे बुक लिख के रखे थे जिसमें उनका एक क्रिस्टल क्लियर कहना था कि अगर इंडिया इंडिपेंडेंट बनता है तो मुस्लिम शॉल बी ट्रीटेड एज अ सेकेंड क्लास सिटीजन एंड हिंदू लोगों की मेजॉरिटी या फिर हिंदू लोगों का डोमिनेंस इंडिया के ऊपर होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई दैट ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि ये मूवमेंट को जो है हमेशा एंटी इस्लामिक भी माना जाता है। अगर मूवमेंट राइट विंग डोमिनेटेड है तो एंटी इस्लामिक भी रहेगा ना। हम लोगों को एक ग्लेयरिंग एब्सेंस दिखाई देता है मुस्लिम लोगों का इन द नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द टाइम। नेशनल मूवमेंट के साथ इवन रेवोल्यूशनरी एक्टिविज्म में भी, रेवोल्यूशनरी एक्टिविज्म में एब्सेंस होने का रीज़न ये नहीं कि उनमें नेशनलिज्म नहीं है, लीडर्स ने भी तो कोई ट्राई नहीं किया ना कि वो लोगों को हम लोग हमारे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में लेके आए, वो तो आपको सेकेंड फेज में दिखाई देगा। एंड दैट्स द एंटी इस्लामिक एलिमेंट जो है ये भी हमेशा इससे रिलेटेड रहे हैं।
एंड तीसरी इंपॉर्टेंट या फिर तीसरा बड़ा प्रॉब्लम वी कैन से दैट कि ये लोगों का जो एंड ऑब्जेक्टिव रहा है, ये एंड ऑब्जेक्टिव हमेशा ही हिंदू राष्ट्र का रहा है। हिंदू राष्ट्र वाला कंसेप्ट कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं रहा है। वो क्यों, उसकी भी बातें करेंगे, बट दिस आर द प्रॉब्लम वी कैन से जो फर्स्ट फेज में हम लोगों को दिखाई दिए है। जब हम लोग सेकेंड फेज में जाते हैं तो सेकेंड फेज में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी बाय एंड लार्ज पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस जिसको आज के टाइम पीरियड में आप उत्तर प्रदेश बोलते हो, एंड तीसरा इंपॉर्टेंट एरिया जो अगेन बंगाल, ये एरिया में जो हमको दिखाई दी है। अगर हम लोग पंजाब यूनाइटेड प्रोविंस की अगर बात करते हैं तो ऑब्वियसली वी कैन फाइंड हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन विच लेटर ऑन गॉट कन्वर्टेड इनटू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगर बंगाल की बात करते हैं तो हमको सूर्या सेन का इंडियन नेशनल आर्मी दिखाई देता है। तो इन द नटशेल इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कौन सी रही है, तो ऑब्वियसली भगत सिंह, एंड आफ्टर फिर वी कैन टॉक अबाउट सूर्या सेन। भगत सिंह एंड सूर्या सेन काफ़ी इंस्पिरेशनल रेवोल्यूशनरी लीडरशिप इंडिया में रही है। इनफैक्ट इनका नाम इंडिया में जितना नहीं चला उससे कई गुना ज़्यादा जो इनका नाम एज अ रेवोल्यूशनरी इंडिया में चला हुआ है। ये चलने के पीछे जो है इनकी आइडियोलॉजी, और या फिर इनकी आइडियोलॉजी में भी वही प्रॉब्लम है, वो भी आपको समझने पड़ेंगे कि सबसे पहले एंड सबसे फॉरमोस्ट ये दोनों के साथ प्रॉब्लम क्या रहा है कि ये टाइम पीरियड की मूवमेंट जो है एक्सेसिव सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट ओरिएंटेशन की रही है। जैसे भगत सिंह का HSRM, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इज देयर ना, एंड वैसे ही फिर सूर्या सेन जो है ही वॉज अ कम्युनिस्ट ओरिएंटेड पर्सन। भगत सिंह जो है इन्होंने खुद इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दे के रखे हुए हैं कि आफ्टर रेवोल्यूशन हमको करना क्या है। तो इन्होंने फॉर एग्जाम्पल एक बुक लिख के रखा था कि व्हाई आई एम एन एथीस्ट, एंड व्हाई आई एम एन एथीस्ट वाले बुक में उन्होंने ये क्रिस्टल क्लियर कहा था कि इंडिया को भगवानों की ज़रूरत नहीं है, तो हमको भगवानों के ऊपर नहीं जाना है। वैसे ही भगत सिंह ने एक और बुक लिख के रखा था दैट इज गांधी वर्सेस लेनिन, एंड गांधी वर्सेस लेनिन वाले बुक में भगत सिंह का अगेन क्रिस्टल क्लियर कहना था कि गांधीयन आइडियोलॉजी इज नॉट गुड फॉर इंडिया, लेनिन की आइडियोलॉजी है दैट इज रेवोल्यूशन, एंड वो भी एक वॉयलेंट रेवोल्यूशन इज गुड फॉर आवर कंट्री। तो यहाँ पे अगेन आपको दिखाई देगा कि एक रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन की एक आइडियोलॉजी है, बट इसके ऊपर ये लीडर आके बैठे हुए हैं, एंड लीडर का भी अपना अपना कहना है। फेस 1 की अगर हम बात करते हैं तो इनका कहना है कि भाई रेवोल्यूशन होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र के लिए होना चाहिए। फेस 2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका कहना है कि भाई रेवोल्यूशन होना चाहिए बट ये सेक्युलर होना चाहिए, कम्युनिज्म के लाइन के ऊपर होना चाहिए, एंड दैट इज़ वेयर यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन द ओपिनियन ऑफ द नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ ऑल अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस इज इंडिया, इंडिया इज कांग्रेस, ये वाला नोशन इंडिया में अभी 2000 तक चलता था। एंड ये क्यों है, बिकॉज एवर सिंस इट्स फॉर्मेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने लिए कुछ पैरामीटर डेवलप करके रखे थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस गॉट एस्टैब्लिश इन 1885, एंड एवर सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये पैन इंडियन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म रहा है। पैन इंडियन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म रहा है का मतलब क्या है, तो इट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर बाय ईच एंड एवरी लीडर कुड कम एंड वर्क फॉर द कंसेप्ट ऑफ इंडिया। अगर आपको दिखाई देगा या फिर आपने देखा होगा तो कांग्रेस में हर कोई है ना। कांग्रेस में आपको जिन्हा भी दिखाई देंगे, कांग्रेस में आपको तिलक भी दिखाई देंगे, कांग्रेस में आपको बोस भी दिखाई देंगे जो कम्युनिस्ट रहे हैं, एंड कांग्रेस में आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई देंगे जो बेसिकली हिंदू राइट विंगर रहे हैं। कांग्रेस में जो आपको दादा भाई नौरोजी भी दिखाई देंगे जो सेक्युलर पॉलिटिक्स करना चाहते थे, ऑल इनकम्पासिव पॉलिटिक्स करना चाहते थे। कांग्रेस में आपको तिलक भी दिखाई देंगे जो रिलीजियस पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे। तिलक ने ही तो इंडिया में सबसे पहले गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल निकाल के रखा हुआ था। यहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर फिर क्या चीज़ें दिखाई देती है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देता है कि कांग्रेस में अलग अलग आइडियोलॉजीज़ को हमेशा ही क्या रहा है, चांस रहा है, मौका रहा है। बट फिर अलग अलग आइडियोलॉजीज होने के साथ कांग्रेस की अपनी एक एस्टैब्लिश लीडरशिप भी है ना। एन एस्टैब्लिश लीडरशिप में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी वॉज देयर आफ्टर फिर ओवर अ टाइम पीरियड तिलक की लीडरशिप आई, देयर आफ्टर फिर गांधी की लीडरशिप आई, एंड देयर आफ्टर फिर गांधी के बाद ऑब्वियसली पटेल ही आने वाले थे। वो तो लास्ट मोमेंट में वी कैन से दैट कि नेहरू के लिए गांधी जी ने वोट दिया एंड नेहरू के फेवर में जैसे ही गांधी जी आ गए तो पटेल बैक ट्रैक, वो कभी बाद में हम देखेंगे। इनफैक्ट उसके ऊपर मैंने वीडियो पहले भी बना के रखा है कि भाई पटेल वॉज नॉट चोजन एज अ प्राइम मिनिस्टर, कभी उसके ऊपर भी सर्च कर लेना, देख लेना वो वाला वीडियो। बट इन एनी वेज ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टैब्लिश लीडरशिप है ना,
इन लोगों के लिए कांग्रेस में कोई भी आए, हर एक के लिए दरवाज़ा ओपन रहेगा, बट इनकी भी तो अपनी खुद की आइडियोलॉजी रही है ना। एंड यही आइडियोलॉजी में फिर वी हैव टू एंटर इनटू दैट फोर्थ क्वेश्चन, एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज दैट एक्चुअल इंक्वायरी कि नेशनल मूवमेंट ने रेवोल्यूशनरी वेज एडॉप्ट क्यों नहीं किया। इसमें सबसे पहले एंड सबसे फॉरमोस्ट रीजन जो हम लोगों को यही दिखाई देता है कि रेजोल्यूट लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस। रेजोल्यूट लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस का मतलब क्या है? रेजोल्यूट लीडरशिप मतलब कांग्रेस की लीडरशिप की अपनी एक हमेशा आइडियोलॉजी रही है। जैसे जब फेस 1 चल रहा था तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय एंड लार्ज नौरोजी के ही समर्थक रहे हैं, प्यूपिल रहे हैं, डिसाइपल रहे हैं, फिरोज शाह मेहता एंड आफ्टर गोखले, इनके अंडर में कांग्रेस थी। एंड इन सबका कहना था कि तिलक एज वेल एज रेवोल्यूशनरी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज फिर दादा भाई नौरोजी ने तिलक का एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म दे के रखा है कि जिस तरीके का नेशनल पॉलिटिक्स आप चला रहे हो, इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को अगर आपने कुछ दिया ही नहीं तो मुस्लिम कम्युनिटी क्यों नेशनल बनेगी? नेशनलिज्म बिल्ड करना पड़ता है ना आपको, एंड इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ नेशनल लीडर कि वी हैव टू मेक मुस्लिम्स नेशनल टू। अगर मुस्लिम्स को हम लोग नेशनल नहीं बनाएंगे, धर्म का नाम इस्तेमाल करके सिर्फ हिंदू लोगों को नेशनल बनाएंगे, तो ओवर अ टाइम पीरियड देयर विल बी चिज्म इन द कंट्री, डिवीजन इन द कंट्री, एंड वो चिज्म डिवीजन पड़ गई तो उसको हैंडल कौन करेगा? एंड दैट्स वाई जो फेस 1 चला, जिस टाइम पीरियड में नौरोजी की लीडरशिप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रही है, दैट पर्टिकुलर लीडरशिप वॉज रेजोल्यूट कि हमको ये तौर तरीके में जाना ही नहीं चाहिए। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि कांग्रेस के जब राइट विंगर का राज आया एंड उसमें भी प्रिसाइजली गांधी पटेल का राज आया, तब ये वाले लोग एक्टिव रहे हैं। बट अब रेवोल्यूशन का आइडियोलॉजी बदल गया ना, अब ये लोग सोशलिज्म कम्युनिज्म की बात करेंगे। गांधी जी उधर राम राज्य की बात किया करते थे, हिंदवी स्वराज की बात किया करते थे, सरदार पटेल हिंदू राष्ट्र की बात किया करते थे। अल्टीमेटली उन्होंने ही सोमनाथ टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट भी करवा के रखा हुआ था। तो ये सारे ही डाटा में आपको क्या दिखाई देगा? अगेन नेशनल लीडरशिप रेजोल्यूट है कि हमको कम्युनिस्ट सोशलिस्ट रेवोल्यूशन में नहीं जाना है, पीसफुल रेवोल्यूशन या फिर पीसफुल नेशनल मूवमेंट हमको करनी है। इसमें फर्दर गांधी जी का सुभाष चंद्र बोस के ऊपर सबसे बड़ा क्रिटिक हमेशा रहा ही है ना। गांधी जी का हमेशा कहना है कि व्हाट भगत सिंह इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इज दैट देयर इज अ थिन डिफरेंस इन बिटवीन वायलेंस कमिटेड अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड वायलेंस कमिटेड अगेंस्ट फ्यूचर इंडियन गवर्नमेंट। गांधी जी का कहना क्या था कि अगर अंग्रेज गवर्नमेंट हमारे खिलाफ अत्याचार कर रहा है एंड हम लोग अंग्रेज गवर्नमेंट के खिलाफ गोलियां चलेंगे, तो कल जाके इंडियन गवर्नमेंट भी तो लोकल लेवल पे एट्रॉसिटी करेगा। एंड अगर इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्डिनरी पॉपुलेशन के ऊपर एट्रॉसिटी की तो आप उनको भी गोली मारोगे क्या? हाउ आर यू गोना फील? अगर एक ऑर्डिनरी बंदा जिसको लगता है कि गवर्नमेंट इज़ नॉट वर्किंग फॉर हिम, IAS ऑफिसर को गोली मारे, IPS ऑफिसर को गोली मारे या फिर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बॉम्ब फेंके, तो दिस इज़ नॉट द राइट वे। एंड ये एक रेजोल्यूट लीडरशिप रही है जिनका हमेशा मानना था कि कांग्रेस को हम लोग जिस रास्ते पे लेके जा रहे हैं, इंडिया को हम लोग जिस रास्ते पे लेके जा रहे हैं, दैट पर्टिकुलर वे इज फॉर्म, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यही रेजोल्यूट लीडरशिप में फिर आपको देखना पड़ेगा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट इज ऑलवेज एन आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल। एंड ये आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में हर एक लीडर जो है अपनी अपनी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाला ही रहा है। इन लोगों की अपनी आइडियोलॉजी है, इन लोगों की अपनी आइडियोलॉजी है, इन लोगों की अपनी आइडियोलॉजी है, बट द मेयर फैक्ट इज दैट कि नोबडी वॉज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। अगर कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं है तो फिर आपकी नेशनल मूवमेंट एक ही तरीके में जाएगी। एंड वो तरीका कौन सा है? कांग्रेस का जो होगा, सिंस इट इज़ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, एंड कांग्रेस के लीडर का जो होगा वो। एंड दैट्स अ नेशनल मूवमेंट में हम लोगों को आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइजेस कहीं नज़र नहीं आते हैं। परहैप्स दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि इंडिया की नेशनल लीडरशिप में इतना ज़्यादा झगड़ा क्यों था, एंड फाइनली मुस्लिम लोग जो इंडिया छोड़ के चले क्यों गए, पार्टीशन इंडिया का क्यों हुआ। अगर आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइजेस होते तो थिंग्स वुड हैव बीन वेरी मच डिफरेंट फॉर आवर कंट्री, वी कैन से दैट। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि ये लोगों की भी कुछ गलतियां रही है ना। एंड ये लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या रही है कि दिस पीपल नेवर हैड अ क्लियर कट आइडिया ऑफ द फ्यूचर। मतलब लैक ऑफ विजन हमको इन लोगों में हमेशा ही दिखाई देता है। लैक ऑफ विजन का मतलब क्या है? इनका कहना था कि इंडिया में हिंदू लोगों की सुप्रीमेसी आनी चाहिए, बट फिर हिंदू लोगों की सुप्रीमेसी को विद इन हिंदू रिलीजन भी तो अपोजिशन था ना। जैसे अंबेडकर जी की बात करेंगे, पेरियार की बात करेंगे, देयर आफ्टर फिर श्री नारायण गुरु की बात करेंगे। तो ये अनटचेबल लीडर का कहना था कि भाई हिंदू राष्ट्र जब बनेगा या फिर हिंदू रिलीजन का होल्ड आएगा,
तो हिंदू रिलीजन में हमारी पोजीशन क्या रहेगी? बिकॉज जब एक्चुअल में हिंदू रिलीजन का होल था तभी तो हमको अनटचेबिलिटी में ढकेला गया। एंड ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि नेशनल मूवमेंट में लोअर सेक्शन का ज़्यादा पार्टिसिपेशन आपको नहीं दिखाई देगा। वेन एवर रेवोल्यूशंस आर देयर, लोअर सेक्शन का पार्टिसिपेशन गांधीयन मूवमेंट में ज़्यादा रहा है, विच आर पीसफुल मूवमेंट वी कैन से। तो ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है कि जब आपके पास वो विजन नहीं होगा, when you don't have any kind of the idea कि how are you going to reconcile with OBCs, SC, STs, तो हमारा ही रिलीजन डिवाइडेड है ना। एंड अगर हमारा ही रिलीजन डिवाइडेड है तो ऑब्वियसली फिर मुस्लिम कम्युनिटी तो बहुत ही दूर फेंकी गई, वो तो आपको कभी सपोर्ट ही नहीं करने वाली है। सिमिलरली ये लोगों का क्या कहना है कि धर्म को छोड़ो, बट अगेन इट इज़ नथिंग बट अ क्लियर कट लैक ऑफ विजन। हाउ कैन यू आस्क पीपल टू लीव देयर रिलीजन? रिलीजन छोड़ना जो है लोगों को कभी जमेगा ही नहीं। एंड अगर आप रिलीजन के खिलाफ जाओगे तो इंडिया में वो तरीके जो है काम भी नहीं करेंगे। गिवन अ चॉइस इन बिटवीन रिलीजन एंड इंडिपेंडेंस, लोग रिलीजन को चूज करेंगे, इंडिपेंडेंस को चूज नहीं करेंगे इंडिया में। मेजॉरिटी ऑफ देम आर कंजर्वेटिव, वी कैन से दैट। एंड देयर आफ्टर फिर लास्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी कैन टॉक अबाउट ओवर हियर इज दैट कि दिस लीडरशिप ऑल्सो फेल टू कन्विंस मासेस अबाउट देयर आइडियोलॉजी। दिस लीडरशिप मतलब कौन सी? ये वाली, एंड आफ्टर ये वाली। फेज 1 एज वेल एज फेज 2 में हम लोगों को एक बहुत ही ग्लेयरिंग प्रॉब्लम दिखाई दिया है। एंड ये ग्लेयरिंग प्रॉब्लम क्या है कि दिस पीपल डिड नॉट हैव एनी आइडिया कि हाउ टू एंटर इनटू द मासेस एंड हाउ टू कन्विंस मासेस टू एंटर इनटू द रेवोल्यूशन। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज फ्रॉम द मदर एंड फादर पर्सपेक्टिव। कौन सा माँ बाप ये चाहेगा कि अपना बेटा बंदूक उठाए एंड देश के नाम पे असैसिनेशन करे या फिर डकैती करे? कोई नहीं चाहेगा ये, अनलेस एंड अनटिल यू कन्विंस दोज पीपल कि यू अलाउ योर चिल्ड्रन टू डू दैट। एंड अगर आप कन्विंस नहीं करोगे तो ऑब्वियसली अपने मम्मी पापा जो है वो कभी भी अपने बच्चे को रेवोल्यूशन के रास्ते पे नहीं ढकेलने वाले हैं। वो हमेशा कन्विंस करेंगे अपने बेटे को कि भाई ये सब करने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न वी कैन सी दैट। इसके ऊपर एज आई टोल्ड यू जो प्रॉब्लम रहे है कि आप रेडिकली अल्टरेशन इंडिया की सोसाइटी का करना चाह रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। कि आप इंडिया की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल सिनेरियोस को अल्टर करोगे, राइट? जो अभी मैंने आपको बता के रखा था। दिस इज नॉट समथिंग दैट एनी नेशनल लीडर वुड वांट। गांधी हो सकते हैं, दादा भाई नौरोजी, पटेल या फिर इवन तिलक, उनको बस अंग्रेजों को भगाना था। रैदर अपार्ट फ्रॉम दैट ज़्यादा कोई इंटरवेंशन इनको पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल सिनेरियोज में नहीं करने थे। एंड देयर आफ्टर जो इनका तरीका रहा है, दैट इज वेज एंड मीन्स दैट दिस पीपल एडॉप्टेड, वो भी जो है ऑर्डिनरी लोगों को कभी समझ में नहीं आएंगे। जो अभी मैंने आपको बता के रखा था कि गिवन अ चॉइस, एज आई टोल्ड यू कि एक बाप या फिर एक माँ अपने बेटे को जो है कभी भी रेवोल्यूशन में नहीं ढकेलना चाहेगी। नोबडी वुड वांट ना कि उनका बेटा जो बंदूक उठा के असैसिनेशन करे या फिर उनका बेटा जो है बॉम्ब उठा के किसी को मारते घूमे, भले ही वो देश के लिए क्यों ना हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल लिमिटेशन रहा है दैट वॉयलेंट वे, यानी वॉयलेंट वे से लोग जो है बाय एंड लार्ज हमेशा दूर ही रहते हैं। कि इंडिविजुअल बच्चा चाहे तो वो करे, बट वो बच्चा करता भी है तो अपने ही सगे संबंधी उसको आके समझाने की कोशिश करते हैं कि दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू मस्ट नॉट बी कमिटिंग। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि नेशनल मूवमेंट की जब बातें आती है तो नेशनल मूवमेंट में पीसफुल मूवमेंट ये हमेशा ही गेन करता हुआ आपको दिखाई दिया है। पीसफुल मूवमेंट है, गवर्नमेंट के आप अगेन जाओगे तो आप लॉ नहीं ब्रेक डाउन कर रहे हो, तो एटलीस्ट जिंदा घर पे लौट के आओगे। एंड एवरीबडी वॉन्ट्स देयर किथ एंड किन्स टू बी सेफर। अगर आपको रेवोल्यूशन करवाना था तो एज आई टोल्ड यू शुड हैव एंटर्ड इनटू द मासेस एंड देयरआफ्टर कन्विंस मासेस टू कैरी आउट रेवोल्यूशन। व्हाई कांग्रेस लीडरशिप डिड नॉट अडॉप्ट रेवोल्यूशन? इट वाज परहैप्स दिस रीजन। बट सबसे बड़ा रीज़न जो है लोगों को भी रेवोल्यूशन नहीं चाहिए था। नोबडी वांट्स ड्रास्टिक चेंजेस इन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल सिनेरियो। एट द मोस्ट आप चाहोगे कि अंग्रेज चले जाए एंड अंग्रेज चले जाके इंडियन गवर्नमेंट आए, बट स्टेटस को हैज़ टू बी देयर एंड स्टेटस को हैज़ टू बी कंटिन्यूड। तो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर गाइज। दिस वॉज माई अर्नेस्ट अटेम्प्ट टू टेल यू कि एग्जैक्टली व्हाई रेवोल्यूशन वॉज नॉट गुड थिंग फॉर द इंडिया एज फार एज नेशनल मूवमेंट इज कंसर्न। इनफैक्ट पूरे दुनिया में जब जब रेवोल्यूशन हुआ है तो वो रेवोल्यूशन में हमेशा हमको गड़बड़ ही दिखाई दी है। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। सो डू लेट मी नो गाइज, व्हाट डू यू थिंक कि नेशनल मूवमेंट पीसफुल थी, वो सही थी, या फिर रेवोल्यूशन अडॉप्ट करना चाहिए था? एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो गाइज। इफ योर लाइक्स आर मोर देन ऑब्वियसली अपना वीडियो चलेगा, आई विल मेक मोर सच काइंड ऑफ द कंटेंट।